एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आई वेलकम यू ऑन माय चैनल गुरु न्यूटन। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th, क्लास 12th, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी चीज़ पर अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड टॉपिक इज़ ग्रेविटेशन। अब आप कहते हैं कि ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट किस सेंस में है? बहुत सारी चीज़ें जो हम माइन्यूटली डिस्कस नहीं करते हैं, उन चीज़ों का जब एप्लीकेशन आता है, जब वो डाउट्स हमारे साथ में होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तो हमको पता ही नहीं। अच्छा, हमने किस तरह से फाइंड आउट किया है चीज़ों को, हमें इसके बारे में भी नहीं पता है। तो ग्रेविटेशन में हम सिंपली जो चीज़ें, जो लॉज हमें ऊपर ऊपर बताए जाते हैं, है ना, वो चीज़ों को हम समझ लेते हैं और उसके डेप्थ में हम नहीं जाते। तो आज इस वीडियो में मैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक एक टॉपिक आपके साथ में छोटा सा छोटा पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी डिस्कस करूंगा जो आपको कहीं और जिसका आपने डिस्कशन कहीं किया ही नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशन पर। तो ग्रेविटेशन इज व्हाट? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किन चीजों के बीच में है? बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो इसकी हम बात करते हैं। इट इज व्हाट? इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीजों के बीच में, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता ही लगता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोल देते हैं, या उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। जनरली वी कॉल इट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे आप कहेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ आता है, देखिए सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजी मेथड से मैं आपको ये पूरा टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखेंगे आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो में, तो बहुत नई नई चीज़ों का डिस्कशन मैं आपके साथ में करूँगा ग्रेविटेशन के साथ। तो एक तो हो जाता है हमारा, दिस इज व्हाट योर ग्रेविटेशन। एक चीज़ आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो जनरली कहते हैं भाई ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? तो ग्रेविटी किसके लिए वो कहते हैं? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए कितना छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब कौन सा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम यहां पर? हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो विच इज लाइंग नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस। अब देखिए हम यहां पर ये नहीं कहेंगे कि अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशन है, नो, दैट इज नॉट ग्रेविटी। ग्रेविटी को अगर आप दूसरी तरह से समझिए तो क्या होता है कि सपोज अगर हम ये कहें कि ये अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम यहां पर देखें, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों का डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। इसका मास m है और ये मास m है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जो मास ऑफ अर्थ है ये बहुत ज़्यादा है। तो जब ये बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली जैसे कि हमने कहा ग्रेविटेशन इज व्हाट? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स है। अब किन के बीच में? किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो अब इस ऑब्जेक्ट के बीच में भी लग रहा है फोर्स, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, और अर्थ के बीच में लग रहा है। तो अब आपको पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू ma। तो आप क्या देखेंगे कि अगर ये फोर्स, अब देखिए आप कहेंगे फोर्स कितना लगा, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक इनिशियल वे में ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम आएगा। और अगर सेम फोर्स के लिए अगर हम बात करते हैं, जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा। ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमसे कहता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी अदर ऑब्जेक्ट एंड अर्थ लाइंग नियर द अर्थ सरफेस, तो क्या होता है? जनरली हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ चलना शुरू हो जाता है। किधर? इधर इसका मूवमेंट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर कहें तो ग्रेविटी क्या हुआ? ग्रेविटी जैसे बोलते हैं ना
कि ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज़ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। पहले तो आप ये समझ लीजिए ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए, तो अगर जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ को हमने ऊपर थ्रो किया तो वो कुछ देर बाद नीचे आ जाता है अर्थ की तरफ, तो किस वजह से आता है, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। चलिए, तो अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज व्हाट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो है, इसको हम ये भी कहते हैं यूनिवर्सल। ये कैसा है, इट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, in the universe। तो ये तो अभी हमने भी कहा था कि भाई ये क्या होता है, एक फोर्स तो लगता ही लगता है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses। अगर हम बात करें तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them। अब देखिए ये लॉ आपने पहले भी पढ़ा होगा, इस लॉ में ऐसा कुछ नया नहीं है। क्या नया आने वाला है, देखिए बने रहिए मेरे साथ में, बहुत ही नई चीज़ों को आपके साथ में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और शायद वो चीज़ें आपने अभी तक डिस्कशन में लेकर आए ही नहीं होंगे, दैट आई एम क्वाइट श्योर। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर कहा गया सपोज ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास इज m1, मास इज m2, ये दो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज r। तो अगर हमसे जैसा कहा गया कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, एक पहला रिलेशन बोला, एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें बाय 1 and 2, देखिए बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ों को। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये चीज़ कभी भी आप फिर भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर आ जाता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जहाँ भी आता है तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इट इज़ g, m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो g को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर g को आप बोलेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको जनरली हम एक और भी नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको हम बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एंड इट्स न्यूमेरिक वैल्यू इज 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
अब देखिए जो मैं इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताने जा रहा था वो यही पार्ट है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कि ये जो हमने जी की वैल्यू निकाला है ये हमने किस तरह से निकाला, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया और इसको अप्रूव किया कि ये वैल्यू 6.67 10⁻11 ही होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जैसे यहाँ पर कहा गया कि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, इसमें और कौन कौन से लॉज का एप्लीकेशन होगा, इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं जी की। अब देखिए मैथमेटिकली आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने कहा कि F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। हमने ये देखा दिस इज G इज इक्वल्स टू m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अभी यहाँ पर अगर हम मान लें कि इफ़ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1 kg, और दूसरी चीज़ हम इसमें मान लेते हैं सपोज कि r इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अगर आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को लगाते हैं तो क्या मिलता है आपको, f इज इक्वल्स टू जी 1 इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर। मीन्स f क्या इम्प्लाई करता है ये कि f इज इक्वल टू जी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुआ ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो डिफाइन हमारे करने का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ हम बोलेंगे द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, right, is numerically equal to the force between two objects of unit masses and kept at a unit distance. The gravitational constant is numerically equal to the force between two objects of unit masses and kept at a unit distance due to gravitation. भाई फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो यहां हमने इस तरह से F को डिफाइन कर दिया G के ऊपर। तो हम यहां पर कह सकते हैं, देखिए अब दो तरह से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप बोल देंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, और बेसिकली क्या है, उनका मास 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू योर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम कहेंगे G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हों 1 kg के जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो उस सिचुएशन में उनके बीच में फोर्स भी कितना लग जाता है, 6.67 10⁻11। और देखिए इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है, तो अगर मैं डायमेंशंस में बात करूं तो डायमेंशंस पे आ जाते हैं। तो डायमेंशंस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसका डायमेंशन मिलेगा m-1 L³ T-2। दिस इज व्हाट डायमेंशन ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स रिमेन सेम। वेदर यू आर मून, वेदर यू आर ऑन अर्थ, आप अर्थ पर हैं, आप किसी और प्लैनेट पर हैं, कहीं पर भी चले जाइए, इसकी वैल्यू में कहीं कोई चेंज नहीं आता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वैल्यू फाइंड आउट की कैसे गई। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैवेंडिश। कैवेंडिश ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किस तरह से परफॉर्म किया कि उन्होंने एक बहुत ही लाइट रॉड ली
और उसको अटैच किया एक थिन क्वार्ट्ज फाइबर से और सस्पेंड कर दिया। इट इज क्वार्ट्ज फाइबर। क्वार्ट्ज फाइबर क्या बोलेंगे, बहुत ही एक ऐसा सब्सटेंस जिस कहते हैं जो नियरली इक्वल्स टू 100% इलास्टिक, अगर उस पर जरा भी फोर्स लगाइए वो डिफॉर्म होगा और तुरंत अपनी पोजीशन में लौट कर आएगा। तो यहाँ पर अब उन्होंने क्या कहा, ये सारे टॉपिक्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, और यहाँ पर इन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स अटैच कर दिए, मासेस वर m एंड m। उन्होंने देखा कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होने लगा, ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होने लगे। यहाँ पर किस तरह से लिया कि जो भी हमारे लेड बॉल्स थी, ये छोटी छोटी लेड बॉल्स हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या करा, दो लार्ज स्फीयर्स भी रख दिए। सपोज आप कहते हैं एक स्फीयर ये रख दिया और एक स्फीयर ये रख दिया। अब इनके बीच में क्या लगने लगा, इनके बीच में लगने लगा अट्रैक्टिव फोर्स। अब उन्होंने देखा कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा लाइक दिस, और ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एक हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करने लगेंगे। और जैसे जैसे हम इनकी पोजीशन चेंज करा तो क्या हुआ, भाई सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं इस सर्कुलर पाथ में ही आगे मूव करेंगे, क्योंकि ये रॉड फिक्स्ड है। तो गया तो ये इधर की तरफ, लेकिन मूवमेंट किधर हुआ, एक लगभग हम कह सकते हैं कि एक सर्कुलर पाथ में। तो अगर ये इस तरह से रोटेट करने लगा, तो यहाँ हमने क्या देखा कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, किसके बीच में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके बीच में फोर्स लगा F इज इक्वल्स टू G m ओवर r स्क्वायर। अब r इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने, दिस इज योर r स्क्वायर। अब जैसे ही ये घूमेगा, अब क्वार्ट्ज फाइबर है, जैसे कि मानकर चलिए कहीं पर फिक्स्ड है, ये पार्ट यहाँ पर फिक्स्ड है, तो इसमें क्या होगा, एक ट्विस्ट आएगा। जो भी हमारी रॉड थी, लाइट रॉड थी, वो हमारी लेंथ की थी और वर्टिकल लेंथ का क्वार्ट्ज फाइबर था, तो इसमें ट्विस्ट आया। जब इसमें ट्विस्ट आएगा तो क्या होगा, इसमें एक टॉर्क लगेगा, एंड दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू गिवन बाय व्हाट, इट इज गिवन बाय r क्रॉस f। तो आप यहाँ पर लेंगे F इंटू L, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है कपल। क्योंकि कपल क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज दैट लेंथ, जो हमने ये रॉड लिया हुआ है इसकी लेंथ L है। तो अब अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली ये कपल फॉर्म कर देते हैं, और कपल का टॉर्क जो होता है वो गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर L, तो यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा, इट इज FL। अब F कितना हो जाता है बच्चों, F अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो F इज योर G ओवर r स्क्वायर इंटू L। अब देखिए जब टॉर्क आएगा इसमें तो क्या होगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क इन क्वार्ट्ज फाइबर। तो ये टॉर्क किससे दिया जाता है, इट इज k थीटा। क्योंकि अब ये रॉड क्या होगी, अगर सपोज देखिए इस तरह से मैं समझा रहा हूं, अगर यहां से हम इसको फिक्स कर देते हैं और इसको घुमाते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर बोलें तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन होगा, ये चीज़ रोटेट करेगी, तो यहाँ पर फिक्स्ड है, तो यहाँ से क्या होगा, हल्का सा डिफॉर्मेशन होगा। तो उस डिफॉर्मेशन किसकी टर्म्स में हम ले रहे हैं, एंगल्स की टर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, k थीटा इज इक्वल्स टू G m ओवर r स्क्वायर इंटू L। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया, k इज योर, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इट इज़ द टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन फाइबर। तो अगर हम k की बात करें तो k क्या हो गया, टॉर्शन कांस्टेंट।
कि भाई किस तरह से होगा, किस चीज का, ऑफ सस्पेंशन। अगर हमने यहाँ पर देखा तो अब हमें बड़ा क्लियर हो रहा है चीज़ों के लिए कि हमने किस तरह से इस जी की वैल्यू को फाइंड आउट करा होगा। देखिए थोड़ा सा और समझते हैं और टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाना है। तो अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि दिस f इंटू एल, एक बार मैं और लिखता हूँ इन्हीं चीज़ों को कि f इंटू एल इज वॉट, it is f into L, that is g m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल। देखिए बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए चीज़ों को। और जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है वो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर हो गया, ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया k थीटा, ये भी टॉर्क है। अब ये दोनों टॉर्क किस में आ रहे हैं, इट इज़, अगर हम कहेंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, मूवमेंट कहाँ हो रहा है, क्वार्ट्ज फाइबर में। तो हम इनको इक्वेट करा देते हैं। इट इज़ योर k थीटा इज इक्वल्स टू जी m ओवर आर स्क्वायर इंटू एल। तो अगर हम g की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू k थीटा आर स्क्वायर अपॉन m l। अब इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू जो आपको नहीं पता है, आपको r की वैल्यू मालूम है, m पता है। कैवेंडिश ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह से उन्होंने क्या करा, g की वैल्यू को फाइंड आउट किया। और g की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद में जो और एक्सपेरिमेंट्स थे वहाँ भी g की वैल्यू कितना आया, 6.6710-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यही वैल्यू हमारी क्या हो गई, फिर एक्सेप्टेड वैल्यू मानी गई जो भी हमारी, क्योंकि कैवेंडिश ने भी क्या करा अपने एक्सपेरिमेंट में। देखिए कोई भी वैल्यू एक साथ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन कैवेंडिश का इसमें रोल ये रहा कि उन्होंने इस वैल्यू को सर्टिफाई किया कि ये वैल्यू कितना होगा, 6.6710-11। अब अगर इस चीज़ में अगर हम बात करेंगे कि भाई ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो जाता है, कहाँ देखते हैं, तो देखिए टाइड्स की फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ऑर्बिट्स में जो भी हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं वहाँ पर भी रोल किस चीज़ का आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही रोल आता है हर जगह। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैं इसी में आपको एक और टॉपिक डिस्कस लग रहा है, तो मैं इसकी वेक्टर फॉर्म को भी आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट को, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारा एक इक्वेशन आया था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं इस टॉपिक को अब एंड करूँगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि नई नई चीज़ों को आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सपोज़ ये हमारा एक पार्टिकल m1 है एंड दिस इज़ अनदर पार्टिकल m2। अब इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं इट इज़ r1 और इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं r2। तो ये डिस्टेंस बीच में अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ व्हाट योर, इट इज़ योर r2 माइनस r1। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसका, अगर हम पॉइंट ले लेते हैं A एंड B, ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं जहाँ हमारे दो ये ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो जैसा कि आपसे कहा गया कि ये दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे हैं। किस तरह से फोर्सेस लगा, तो देखिए हम यहाँ पर कहते हैं कि फोर्स ऑन A दैट इज m1 ड्यू टू m2। अब इस चीज़ को भी हम प्रूव कर रहे हैं कि भाई ये फोर्स कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, इस चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो फोर्स क्या लग जाएगा बच्चे, यहाँ पर लगा F G m1 m2 ओवर डिस्टेंस कितना है बीच का, इट इज़ r2 माइनस r1 होल स्क्वायर। अब m1
पर m1 पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू m2, तो ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। किधर से लगेगा भाई, किस पर निकाल रहे हैं, m2 पर निकाल रहे हैं, तो m2 मूव करेगा m1 की तरफ, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज r21। तो अब इसकी डायरेक्शन हो सकती है r21, किधर से चल रहा है, 2 से 1 की तरफ चल रहा है। इट इज व्हाट, r21 हमने इसको मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा फोर्स निकाल लेते हैं, इट इज F21। अगर हम यहाँ पर कहें F12, F12 क्या हो जाएगा, इट इज फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। अब ये फोर्स भी अगर आप देखेंगे तो G M1 M2 ओवर डिस्टेंस तो देखिए उतना ही रहेगा, R2 माइनस R1, यहाँ मॉड वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। अब ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि R12 क्या होता है, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। R12 इज व्हाट, R2 माइनस R1 ओवर R2 माइनस R1। देखिए वेक्टर्स में ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, इट इज़ द यूनिट वेक्टर। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज़ योर डायरेक्शनल वेक्टर ऑल्सो, कि जो डायरेक्शन हमें बता रहा है। और R21 को अगर आप देखेंगे तो R21 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 ओवर R1 माइनस R2 मॉड। देखिए वेक्टर्स का क्लियर होना फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है। अगर वेक्टर्स पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और देखिए मैंने वेक्टर्स का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत मैंने वीडियोस डाला हुआ है वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपने देख ही लिया होगा ये सारी वीडियोस जो मैंने डाली हुई हैं। तो मैं बहुत ही ईजी मेथड में मैंने वेक्टर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस R1 R2, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, एंड इट इज़ R1 माइनस R2, क्योंकि नीचे जो है ना डिनोमिनेटर पार्ट में इट इज़ द मॉड वैल्यू। देखिए ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, ये डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि R21 इज माइनस R12। तो अगर इन्हीं चीज़ों को हम इस रिलेशन में यूज़ कर लें जो हमने F21 और F12 के लिए निकाला है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि F21 इज माइनस F12। अब यहाँ से क्या क्लियर हो गया, यहाँ से सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है F12, दीज आर व्हाट योर एक्शंस एंड रिएक्शंस। और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल देते हैं दीज फोर्सेस आर इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। और दूसरा क्या बोलते हैं, दीज आर योर सेंट्रल फोर्सेस। कैसे फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आर द सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, विच एक्ट्स अलोंग द लाइन विच ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम सेंटर ऑफ मास भी बोल देते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। तो ये दो कंक्लूजन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं विद दिस वेक्टर फॉर्म। आई होप कि ये पूरा टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।